मॉक टेस्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। इसमें मैंने स्टैटिक जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस लिए हैं। ये सवाल आपके एसएससी और रेलवे के तथा विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य देव नृत्य है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम और ऑप्शन डी भांगड़ा। तो एक देव नृत्य जो है दोस्तों, उसका सही जवाब है मोहिनीअट्टम। जो है वो एक देव नृत्य है। मोहिनीअट्टम, तो ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम आपका सही जवाब है। मोहिनीअट्टम ये केरल का एक पारंपरिक नृत्य है और ये जो मोहिनी शब्द है वो भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। ये भगवान विष्णु के एक अवतार थे जिसमें कि भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप लिया था और काफ़ी आकर्षक डांस इसमें परफॉर्म किया था भस्मासुर के वध के लिए। तो सही जवाब है मोहिनीअट्टम। अगला सवाल है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में से है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी मणिपुरी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें से जो पूर्वी भारत का जो नृत्य है वो मणिपुरी होगा, क्योंकि मणिपुरी जो नृत्य है वो मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है और मणिपुर जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में, ये आपका राज्य नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो इसलिए ऑप्शन सी मणिपुरी नृत्य। अगला सवाल है, अच्छन महाराज किस क्षेत्र के हैं, यानी किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अच्छन महाराज? ऑप्शन ए नृत्य, ऑप्शन बी पेंटिंग, ऑप्शन सी लेखन वाद्य, ऑप्शन डी संगीत। तो अच्छन महाराज जो है वो नृत्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन ए नृत्य सही जवाब होगा। ये आपने एक नाम सुना होगा, बिरजू महाराज। ये बिरजू महाराज के पिताजी थे अच्छन महाराज और ये क्लासिकल डांसर थे, शास्त्रीय नृत्यज्ञ थे। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी ओडिसी। तो बिंबावती देवी जो है वो, उनका नाम, वो एक मणिपुरी नर्तक थी। तो ऑप्शन बी मणिपुरी इज द राइट आंसर। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। तो जैसा कि हम जानते हैं, रंगोली जो है वो महाराष्ट्र की एक लोक कला शैली है जिसमें विभिन्न रंगों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र। कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। ऑप्शन ए पंजाब से, ऑप्शन बी कर्नाटक से, ऑप्शन सी तमिलनाडु से या ऑप्शन डी केरल से। तो ये कारागार नहीं होगा, ये कारगम होगा दोस्तों। ये सवाल में थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है। कारगम जो नृत्य है वो तमिलनाडु से संबंधित है। तो ऑप्शन सी तमिलनाडु सही जवाब होगा। ये जो कारगम नृत्य है वो तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। अगला सवाल है, बस्तर में झंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी गांवा, ऑप्शन सी नवाखानी, ऑप्शन डी दिवाली। तो बस्तर जो है उसमें ये जो झंडारी नृत्य है वो होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए होली। बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है और इसमें झंडारी नृत्य जो है वो होली के उत्सव पे परफॉर्म किया जाता है। शेखावटी
के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? ऑप्शन ए गीदड़, ऑप्शन बी थेर, ऑप्शन सी घूमर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शेखावटी के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं उसका नाम है दोस्तों गीदड़। तो ऑप्शन ए गीदड़ इज द राइट आंसर। ये जो नृत्य है गीदड़, ये होली के अवसर पर इसे परफॉर्म किया जाता है। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए भांगड़ा, ऑप्शन बी मेघालय का बंबू नृत्य, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो युद्ध संबंधी नृत्य जो है वो मेघालय का बंबू नृत्य जो है वो युद्ध से रिलेटेड नृत्य है। एक बात से इस प्रश्न को याद रखा जा सकता है कि जो मेघालय है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो बैम्बू के प्रोडक्शन के लिए बारिश बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे मेघालय में बहुत ज़्यादा बैम्बू प्रोडक्शन होता भी है। तो ये जो बैम्बू नृत्य है वो मेघालय से जुड़ा हुआ युद्ध संबंधी नृत्य है। अगला सवाल है, इकेबाना किसका जापानी रूप है? ऑप्शन ए युद्ध कला का, ऑप्शन बी फूलों की सजावट का, ऑप्शन सी आधुनिक चित्रकारी का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इकेबाना जो है वो फूलों की सजावट का एक जापानी कला है जिसमें प्राकृतिक तरीके से फूलों को सजाया जाता है, काफ़ी आकर्षक ढंग से उनको सजाया जाता है। तो ऑप्शन बी फूलों की सजावट का। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी मणिपुर। तो जैसा कि आप जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मेघालय। कर्नाटक के लोक रंगभूमि हैं। ऑप्शन ए यक्षगान, ऑप्शन बी भवाई, ऑप्शन सी भगवत मेला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक का जो लोक रंगभूमि है वो यक्षगान है। ये थिएटिकल परफॉर्मेंस होता है जिसमें ड्रामा के माध्यम से विभिन्न तरह के जो महाभारत और रामायण से जुड़े हुए कहानियाँ हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा उत्तर भारत में रामलीला होती है, वैसे यक्षगान जो है ये कर्नाटक में एक पॉपुलर। तो ऑप्शन ए यक्षगान। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन ए बुंदेलखंड का, ऑप्शन बी अवध का, ऑप्शन सी ब्रिजभूमि का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चरकुला लोक नृत्य है वो ब्रिजभूमि का, ब्रिजभूमि में जो कि उत्तर प्रदेश में यूपी में ये ब्रिजभूमि पड़ता है, इसका एक प्रमुख लोक नृत्य है। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और ये संबंधित है, यानी तमाशा जो नाटक है वो कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हमें तमाशा जो संगीत नाटक है वो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। ऑप्शन ए ख्याल, ऑप्शन बी ठुमरी, ऑप्शन सी टप्पा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे प्रसिद्ध अभी जो गायन शैली है इंडियन क्लासिकल हिंदुस्तानी संगीत का वो ख्याल गायन है। ख्याल गायन के दो भाग होते हैं, एक को मुखड़ा तथा एक को अंतरा कहा जाता है। इनमें काफ़ी ज़्यादा राग वगैरह जो हैं वो ख्याल गायन के अंदर में गाए जाते हैं। तो ऑप्शन है ख्याल। अगला सवाल है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरंदरदास, ऑप्शन बी स्वाति तिरुपाल, ऑप्शन सी त्यागराज,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक संगीत के जो पितामह हैं वो त्यागराज हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। त्यागराज नहीं, ये जो कर्नाटक संगीत है इसके जनक इनको कहा जाता है, त्यागराज को। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो जो शास्त्रीय संगीत है, संगीत वगैरह जो है वो सामवेद से लिया गया है। तो ऑप्शन बी सामवेद इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, उमर खुसरो, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी उमर खयाम। तो जो गजलों का जनक है दोस्तों वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो का जो संबंध है वो मुगल काल से है, मुगल वंश से संबंधित थे ये। इसको तोतिए हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है, तोतिए हिंद। और इन्होंने संगीत के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। ये एक सूफी संत थे, और निजामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली के एक सूफी संत थे, उनके ये शिष्य से अमीर खुसरो। राग देश किस पहर गाया जाता है? ऑप्शन ए प्रातःकाल, ऑप्शन बी मध्यकाल, ऑप्शन सी रात्रि के प्रथम पहर में, ऑप्शन डी रात्रि के द्वितीय पहर में। तो राग देश जो है वो रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाने वाला राग है, तो इसलिए ये ऑप्शन डी सही जवाब है। रात्रि का द्वितीय पहर आप याद रखें 9 PM से लेके 12 PM का जो समय होता है वो रात्रि के द्वितीय पहर। राग देश जो है, राग देश का प्रयोग करके आप जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो राग देश का प्रयोग करके ही गाया गया है। तो आप ऐसे याद रखें राग देश को कि ये रात्रि के द्वितीय पहर में 9 से 12 बजे रात के बीच में गाया जाने वाला एक राग है, और वंदे मातरम इसी राग में गाया गया है। अगला सवाल है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? ऑप्शन ए टेढ़ी, राग टेढ़ी, ऑप्शन बी राग दरबारी, ऑप्शन सी राग भोपाली, ऑप्शन डी भीम पलासी। तो प्रातः के समय में जो गाया जाने वाला राग का हर एक टाइम के हिसाब से राग को डिजाइन किया गया है। तो हर एक राग का अपना अपना गाने का अलग अलग समय होता है। तो ये जो राग दरबारी है ये प्रातःकालीन राग है। ये सुबह 1 AM से लेके 4 AM तक के बीच में गाया जाने वाला राग है। अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो शास्त्रीय इंडियन क्लासिकल जो है वो सामवेद से लिया गया है, इसकी विवेचना सामवेद में की गई है। तो ऑप्शन बी सामवेद। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी पत्रकारिता, ऑप्शन डी शास्त्रीय संगीत। तो पंडित भीमसेन जोशी जो थे वो एक शास्त्रीय गायक थे, क्लासिकल काफ़ी महान सिंगर थे भीमसेन जोशी। तो ऑप्शन डी शास्त्रीय संगीत सही जवाब होगा। अगला सवाल है, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है? ऑप्शन ए गजल, ऑप्शन बी ध्रुपद, ऑप्शन सी ठुमरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीनतम जो शैली है इनमें से गाई जाने वाली वो ध्रुपद शैली के गायन है, जो कि काफ़ी पुरानी है। तो ऑप्शन बी ध्रुपद सही जवाब होगा इसका। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है
ऑप्शन ए बनारस घराना, ऑप्शन बी लखनऊ घराना, ऑप्शन सी जयपुर घराना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो गिरिजा देवी थी दोस्तों, ये एक शास्त्रीय गायिका थी और काफ़ी प्रसिद्ध गायिका थी, क्लासिकल सिंगर। और इनका जो संबंध है वो ये वाराणसी घराने से संबंधित थी। तो ऑप्शन है वाराणसी घराना, बनारस घराना सही जवाब होगा इस प्रश्न का। अगला सवाल है, उमाकांत और रमाकांत गोंदेचा बंधु क्या हैं? ऑप्शन ए ध्रुपद गायक, ऑप्शन बी कथक नर्तक, ऑप्शन सी सरोज संगीतज्ञ और ऑप्शन डी तबला। तो ये जो दोनों हैं, उमाकांत और रमाकांत, ये दोनों गायक हैं। ये एक शैली होती है जिसके बारे में हमने अभी कुछ देर पहले बात किया था। ध्रुपद गायन जो एक पुरानी शैली होती है गायन की, उसके गायक हैं ये उमाकांत और रमाकांत। तो ऑप्शन है ध्रुपद गायक। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी बीना, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी सरोद। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो पुराना प्राचीन वाद्य यंत्र है वो बीना है। तो ऑप्शन बी बीना इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी वायलिन, ऑप्शन सी सारंगी और ऑप्शन डी संतूर। तो तंत्री वाद्य यंत्र जो है वो संतूर है। ये काफ़ी टिपिकल वाद्य यंत्र होता है जिसका स्वर काफ़ी मधुर होता है। ये तंत्री वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी वायलिन, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी सितार। तो सुशीर वाद्य यंत्र दोस्तों आप जानते हैं कि ऐसे जो हवा का प्रयोग कर जिन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो बांसुरी का प्रयोग जो है हवा के प्रयोग से बांसुरी को बजाया जाता है। तो ऑप्शन ए बांसुरी सही जवाब इस प्रश्न का। अगला सवाल है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जाकिर हुसैन जो थे वो तबला वादक थे, काफ़ी अच्छा तबला बजाते थे और काफ़ी फेमस तबला वादक हैं ये। तो ऑप्शन सी तबला। निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर, ऑप्शन बी हरि प्रसाद चौरसिया, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी शिव कुमार वर्मा। तो विश्व विख्यात जो बांसुरी वादक हैं वो हरि प्रसाद चौरसिया जी काफ़ी प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, पूरी दुनिया में इनका नाम था। तो ऑप्शन बी हरि प्रसाद चौरसिया सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविख्यात बांसुरी, ये हो गया मेरे ख्याल से। अगला प्रश्न है, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए मनमोहन भट्ट, ऑप्शन बी चतुर मलिक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मोहन वीणा जो है ये इसका आविष्कार जो है मनमोहन भट्ट ने किया है। तो मनमोहन भट्ट इज द राइट आंसर। आपने देखा होगा ये गिटार की तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कि लेके हाथ में बैठ के बजाया जाता है। और ये जो मनमोहन भट्ट हैं, इन्होंने ही मोहन वीणा का आविष्कार किया है। इनको हाल ही में भी ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जो कि संगीत के क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध दुनिया भर में काफ़ी ख्याति प्राप्त अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड। तो मनमोहन भट्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी बीना, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी संतूर। तो सुशीर मतलब आप जानते हैं हवा से बजने वाले यंत्र। तो इसमें से बांसुरी जो है, जो कि हवा से
बजता है? तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? ऑप्शन ए परवीन सुल्ताना, ऑप्शन बी प्रोफेसर टी एन कृष्णन, ऑप्शन सी सोनल मान सिंह, ऑप्शन डी अमृता शेरगिल। तो वायलिन में साउथ इंडिया जो है वो नॉर्थ से काफ़ी ज़्यादा वायलिन पॉपुलर है साउथ इंडिया में। और ये जो नाम है कृष्णन, ये देखिए ये एक जो है तमिलनाडु के काफ़ी प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, प्रोफेसर टी एन कृष्णन। तो सही जवाब होगा प्रोफेसर टी एन कृष्णन, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये काफ़ी फेमस वायलिन प्लेयर हैं। अगला सवाल है, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी बेजू बावरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सितार का जनक जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अमीर खुसरो को सितार जो वाद्य यंत्र है उसका जनक माना जाता है। तो ऑप्शन है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी संतूर। तो वायु द्वारा संचालित होने वाला हवा से बजने वाला यंत्र जो है सुशीर यंत्र, वो शहनाई है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया? आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, ऑप्शन सी तानसेन ने, ऑप्शन डी बेजू बावरा ने। तो तबला का जो प्रचलन है वो अमीर खुसरो जो थे, अमीर खुसरो के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, ये फेमस हुआ। तो ऑप्शन बी अमीर खुसरो सही जवाब होगा इस प्रश्न का। अगला सवाल है, अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी गिटार, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी वायलिन। ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे ये एक सदी के महान साइंटिस्ट थे और इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स के क्षेत्र में, क्वांटम फिजिक्स में, जो आधुनिक फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम कमाया, काफ़ी अच्छा योगदान दिया। और बचपन में ये डम्ब थे, ये दूसरे बच्चों जैसा नहीं थे। तो इनकी मम्मी ने इन्हें वायलिन सिखाने के लिए इनको प्रेरित किया था। तो ये वायलिन बजाते थे बहुत अच्छा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो वायलिन बजाते थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मुंह के वजह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए है इकतारा, ऑप्शन बी है एलेगोजा, ऑप्शन सी है ताशा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो इकतारा है और ताशा है ये तो बजाया नहीं जाता। ये जो एलेगोजा है ये एक बांसुरी की तरह का ही यंत्र होता है। इसमें दो बांसुरी की तरह दो यंत्र जुड़े होते हैं साथ में, उसको वायु के द्वारा बजाया जाता है मुंह से। तो एलेगोजा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये मुख्य रूप से जो सिंध प्रांत है और जो भारत, ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत और भारत के जो राजस्थानी क्षेत्र हैं, राजस्थान तथा जो बलूच क्षेत्र है पाकिस्तान में, वहाँ पे भी ये एलेगोजा बजाया जाता है। गडोई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी वायलिन, ऑप्शन सी सितार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गोदई महाराज जो हैं वो एक काफ़ी विख्यात जो है तबला वादक थे। तो ऑप्शन ए तबला। अगला सवाल है, हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया एक थे, हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे? ऑप्शन ए प्रवीण बंसी वादक, प्रवीण सरोद वादक, ऑप्शन सी प्रवीण तबला वादक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बंसी वादक थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? ऑप्शन ए जयपुर शैली, ऑप्शन बी कांगड़ा शैली, ऑप्शन सी बूंदी शैली, ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली। देखिए ये जो बनी ठनी है ये एक चित्र है, इसको इंडियन मोनालिसा कहा जाता है। मोनालिसा आप जानते हैं काफ़ी फेमस पेंटिंग है, तो ये बनी ठनी को इंडियन मोनालिसा कहा जाता है। ये किशनगढ़ शैली में बना हुआ एक चित्र है जिसमें एक स्त्री जो है बनी ठनी एक स्त्री माना जाता है थी ये, और ये नर्तक थी और गायिका थी। और इस बनी ठनी से एक बात और याद रखिएगा कि इसमें जो है राधा का चित्रण इस चित्र में करने की कोशिश की गई है, और ये किशनगढ़ शैली से बनाई गई है इसको। अगला सवाल है, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? ऑप्शन ए जेमिनी राय, ऑप्शन बी सतीश गुजराल, ऑप्शन सी नंदलाल बोस और ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो औरत नामक जो चित्र था उसको चित्रांकन करने वाले सदी के महान कलाकार जो थे वो रविन्द्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे उनका जो जन्म था वो याद रखिएगा 7 मई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1861 को। ये देखिए 1861 कब का टाइम है? 1857 की क्रांति के कुछ साल बाद का, इसे आप याद रखिएगा, को हुआ था इनका जन्म। और एक बात जो याद रखिएगा, ये पहले नोबेल प्राइज विनर थे हमारे इंडिया से साहित्य के क्षेत्र में। इनको 1913 में नोबेल प्राइज जो है मिला था। महान ग्रंथ जो इन्होंने लिखा था, महान पुस्तक गीतांजलि लिखने के लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? ऑप्शन ए सतीश गुजराल, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, ऑप्शन सी सतीश गुजराल और ऑप्शन डी जेमिनी राय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सतीश गुजराल। देखिए इसमें 2 ऑप्शन एक ही है, तो इसमें से सतीश गुजराल जो है वो सही जवाब होगा। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। तो जो ये उस्ताद मंसूर थे वो जहांगीर के शासनकाल में जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे। और जहांगीर जो थे ये इनके टाइम में चित्रकारी को जो है इंडियन चित्रकारी को अपने नए आयाम पे ये कला को काफ़ी पसंद करने वाले एक व्यक्ति थे, एक राजा थे जहांगीर। तो उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर के शासनकाल में के एक चित्रकार थे। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्मों के पोस्टर से की? ऑप्शन ए सतीश गुजराल, ऑप्शन बी एम.एफ. हुसैन, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ ठाकुर और ऑप्शन डी नंदलाल बोस। तो फिल्मों के पोस्टर से पेंटिंग की शुरुआत करने वाले थे एम.एफ. हुसैन। तो सही जवाब होगा एम.एफ. हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन इनका पूरा नाम है, मकबूल फिदा हुसैन। सरन रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी साहित्य और ऑप्शन डी चित्रकला। ये जो सरन रानी है उनका नाम जो आता है वो सरोद वादन में आता है। तो ये संगीत, इसका आंसर होगा संगीत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सरन रानी जो इनका नाम है वो बाद में पड़ा था, इनका जो असली नाम था वो माथुर था। अगला प्रश्न, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? काफ़ी आसान प्रश्न है, आप सभी ने सही जवाब दिया होगा। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। तो मधुबनी जो है वो
बिहार से जुड़ा हुआ एक कला शैली है जिसमें चित्रकारी की जाती है। मोनालिसा क्या है? ऑप्शन ए गायिका, ऑप्शन बी एक चित्र, ऑप्शन सी फ्रांसीसी गुप्तचर, ऑप्शन डी उपन्यास। तो ये जो मोनालिसा है वो इस सदी की सबसे महान पेंटिंग इसे कहा जाता है। ये एक औरत की चित्र है, तो ये ऑप्शन बी एक चित्र। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी बौद्ध काल, ऑप्शन डी हड़प्पा काल। तो ये अजंता चित्रकारी जो है वो आपका गुप्त काल से संबंधित है, तो ऑप्शन बी गुप्त काल सही जवाब होगा। ये 2 BCE से लेके 2 बिफोर कॉमन एरा से लेके 7 सेंचुरी सी तक ये के दौरान ये अजंता चित्रकारी विकसित हुई ऐसा माना जाता है, और ये गुप्ता डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा विकसित हुई, गुप्त काल। अगला सवाल है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो अजंता चित्रकारी जो है वो संबंधित है, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो सही जवाब है बौद्ध धर्म। और ये जो अजंता चित्रकारी है उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को की एक लिस्ट होती है दोस्तों, जिसमें ये जो दुनिया के धरोहर होते हैं उनको, विश्व धरोहरों को शामिल किया जाता है। इसमें अजंता चित्रकारी को भी शामिल किया गया है। आप जानते हैं जो अजंता गुफा है अजंता एलोरा की, वो औरंगाबाद ज़िले में है। ये औरंगाबाद ज़िला जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये आखिरी सवाल था, इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।